हेलो बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नई यूनिट का अध्ययन करेंगे जो है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न। पिछली क्लासों में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल कंप्लीट देखा था, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रमुख अभिक्रियाएं देखी थी। उसके बाद हमने लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आदि का अध्ययन किया था। अब आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। व्युत्पन्न क्या होंगे, चलो समझते हैं। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच। इसमें ओ एच ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाए किसी दूसरे ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा? अम्ल व्युत्पन्न। जैसे यहाँ पर ओ एच ग्रुप किससे प्रतिस्थापित हो गया? जेड से, तो ये क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड जेड। अब ये जेड कुछ भी हो सकता है। जेड क्या हो सकता है? क्लोराइड हो सकता है, ओ आर हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल का व्युत्पन्न कहलाएगा। भाई, अम्ल से कोई चीज बनी है, उसी का व्युत्पन्न है। अम्ल से जो उत्पन्न हुआ है वो उसका व्युत्पन्न कहलाता है। इसके प्रकार देखते हैं। देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो सेम है। एक सेकेंड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो सेम ही रहेगा। यही तो हुआ। अब यहाँ पर जो जेड ग्रुप के अलग अलग जुड़ते जाएंगे वो उसका व्युत्पन्न बनता जाएगा। चलो समझते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल, ये क्या कहलाएगा? एसिड क्लोराइड। एसिड से बना है, क्लोराइड व्युत्पन्न है। आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर, एसिड एनहाइड्राइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर, एसिड एस्टर। आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH2, एसिड एमाइड। ठीक है, इसके कुछ मुख्य अम्ल उत्पन्न थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया की बात करें तो कौन सी अभिक्रिया देता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। सारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया के रूप में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो समझते हैं कि कैसे दर्शाता है, क्यों दे रहा है। ये एक अम्ल उत्पन्न है, इस पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है। न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर ये आंशिक धनावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। आंशिक पूर्णतः धनावेशित ऋणावेशित हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा धनावेशित पर, और ये क्या हो जाएगा? आर सी न्यूक्लियोफाइल जेड बॉन्ड ओ माइनस। अब ये जब ओ माइनस के इलेक्ट्रॉन वापस अपने मूल अवस्था पे जाएंगे, जब डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो किसी एक ग्रुप को तो निकलना पड़ेगा। अब वो ग्रुप कौन सा निकले? ये तो जुड़ा है, ये निकलेगा नहीं। या तो एक ग्रुप निकले, जेड निकले। तो जेड क्यों निकलता है, इसका भी आगे अध्ययन करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड बनाता है, जेड ग्रुप निकलता है, और हमें क्या प्राप्त होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब जेड क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये क्या है? वीक बेस है, और जो वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो किसी समूह में से निकल जाए, बाहर निकल जाए, वो लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जेड क्या हो गया? हमारा गुड लिविंग ग्रुप हो गया, वीक बेस है। तो अब ये देखो, पूरी अभिक्रिया में क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण स्लो स्टेप होती है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। RDS क्या होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब अभिक्रिया का वेग निर्धारण, अभिक्रिया की जो दर है उसका निर्धारण की स्टेप है। ये संपूर्ण अभिक्रिया कौन सी मैकेनिज्म से पूरी होती है? SN2 मैकेनिज्म से पूरी होती है। और जो इसकी रेट है वो किसके समानुपाती होती है? सबस्ट्रेट की और रिएजेंट के सांद्रता की। ठीक है, तो इन दो पर निर्भर करती है। SN2 अभिक्रिया कहलाती है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इनकी क्रियाशीलता की बात करें, क्रियाशीलता किस क्रम में होगी जो अम्ल व्युत्पन्न है उनकी, तो हम देखते हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर और एसिड एमाइड, इनकी क्रियाशीलता किस क्रम में होगी? बढ़ते, हमने घटते हुए क्रम में दर्शाई है। मतलब एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा और एसिड एमाइड सबसे कम क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो लिविंग ग्रुप की क्षारकता है उसका अध्ययन करेंगे। अब क्षारकता है तो कौन सा लिविंग ग्रुप है? यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3CO माइनस है, C2H5O माइनस है, और NH2 माइनस है। तो क्षारकता का क्रम निर्धारण करने का अगर आपको नहीं पता है तो हम देखेंगे। अम्लीयता का पता लगा लो, माइनस में नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे? अम्लीयता का पता कर लगा लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो क्षारकता का पता चल जाएगा। और जो प्रबल अम्लीय होगा वो दुर्बल क्षार होगा, और जो दुर्बल अम्लीय होगा वो प्रबल क्षार होगा। ये तो हमें पता है ही सही। अम्लीयता का क्रम देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एसिटिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एल्कोहल, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो अमोनिया बनता है। अब HCl तो प्रबल अम्ल है, हम जानते हैं।
एसिटिक एसिड इसकी तुलना में दुर्बल है और NH3 तो इन सबकी तुलना में अत्यंत दुर्बल है। ठीक है, तो वीक अम्ल है तो इससे क्या बनेगा, संयुग्मी में क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड उससे क्या बनेगा, वीक बेस, यही बनेगा। हम देखते हैं संयुग्मी अम्ल सारे उदाहरणों में। ठीक है, अब तो जो वीक लिविंग ग्रुप है, वीक बेस है, मतलब जो गुड लिविंग ग्रुप हुआ, तो वीक बेस होगा वो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप हुआ। तो ये क्या है, आसानी से निकल जाता है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता का क्रम तो हमने ऊपर अध्ययन किया है, ये फाइनल होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं हम एसिटिल क्लोराइड के बारे में, CH3COCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड देखेंगे, इसको बनाने की विधियां देखते हैं। CH3COOH क्या हुआ, एसिटिक अम्ल, इसकी किससे क्रिया करवाते हैं, PCl3 से, PCl5 से या SOCl2 से, हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर CH3CONA सोडियम लवण है, उसकी क्रिया किससे करवाएं, POCl3 से, तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। कीटीन की अभिक्रिया करवा दें HCl से, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की अभिक्रिया HCl से करवा दें तो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, ये क्या प्राप्त होगा, हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं, जब एसिटिल क्लोराइड का जलावघटन करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो HOH या HCl निकल जाएगा और क्या प्राप्त होगा, हमें अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल वापस प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं, रोजेनमुंड अपचयन करवाते हैं PDBSO4 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, CH3CHO, ये क्या बना, हमारा एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, ये अभिक्रिया हमने एल्डिहाइड में भी अध्ययन किया था। चलो, एसिटिल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3CH2OH बनता है, मतलब एल्कोहल प्राप्त होता है प्लस HCl निकल जाता है। एसिटिल क्लोराइड की एमीन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, HCl निकलता है, यहाँ पर ये निकलेगा और ये क्या जुड़ जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NHR N-एल्किल एसिटेमाइड प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल से करवाएं तब भी वापस HCl निकलता है, यहाँ से Cl यहाँ से H, तो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5 प्राप्त होता है, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाएं, पोटेशियम साइनाइड से, तो क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड निकल जाता है यहाँ पर और CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cn बनता है। इसका अम्लीय जल अपघटन करवा दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका सूत्र क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH, पायरुविक अम्ल का सूत्र है। बहुत सी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पायरुविक अम्ल का सूत्र कौन सा है या इनमें से पायरुविक अम्ल कौन सा है। चलो आगे देखते हैं, क्लोरीन से भी क्रिया करवाते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में, अभिक्रिया क्या कहलाती है, हेल्महोल्ट्ज़-जेलेंस्की रिएक्शन। तो CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CCl3COCl। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं, एसिटिल क्लोराइड की ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाएं तो CH3MgCl, वही हमने देखा है, इस पर ऋणावेश होता है, मैग्नीशियम पर धनावेश होता है, क्लोरीन ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हमें एसीटोन प्राप्त होता है। बेंजीन से भी क्रिया करवाते हैं CH3Cl एसिटिल क्लोराइड की उपस्थिति में LCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है और हमें क्या प्राप्त होता है, C6H5CO CH3 प्राप्त होता है। चलो, एसिटिल क्लोराइड का यहाँ पे अध्ययन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के पार्ट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।